साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा सोशल मूवमेंट टाइम्स चैनल की तरफ से एक बार फिर आपके सामने हाजिर। राष्ट्रीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच, सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया, सोशल मूवमेंट पार्टी, सबकी तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। बहुत साथ देते हैं आप लोग। मूल निवासी बहुजन समाज की सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। 2-3 सब्जेक्ट्स पे काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं और आज मेरा प्रोग्राम था एक सब्जेक्ट उनमें से लेने का। खास करके पुष्यमित्र शुंग को लेके काफ़ी सारे सवाल आए हैं कि क्या वो ब्राह्मण राजा था या बुद्धिस्ट था, क्या उसने बौद्धों के सर के बदले 100 दिनार की कंडीशन रखी थी। माफ़ी चाहता हूँ, आज इस पे वीडियो नहीं बना पाऊँगा। कल या परसों जब भी समय मिलेगा मैं इस पे वीडियो बनाऊँगा। मटेरियल सारा स्टडी कर रखा है मैंने, नोट भी कर रखा है पॉइंट्स को, आपके सामने पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो ले आएंगे। और पुष्यमित्र शुंग के बारे में जितनी भी भ्रांतियाँ हैं उन सब भ्रांतियों को दूर करने का एक प्रयास मैं ज़रूर करूँगा। एक महान बुद्धिस्ट राजा को कैसे ब्राह्मणवादी बनाया गया या ब्राह्मण बनाया गया उस पर चर्चा करेंगे। मगर आज ये छोटा सा वीडियो एक समय की ज़रूरत को सामने रखते हुए बनाना चाहता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो हमारे समाज के कल्याण हेतु सब तक पहुँचेगा भी और सबको कहीं ना कहीं मदद करेगा। साथियों, हुआ यूँ कि हाल ही के दिनों में J&K में कुछ बदलाव आए हैं। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जब हटाया गया तो J&K के काफ़ी सारे कानून हटा दिए गए और नए कानून लाए गए और उसके बाद पार्लियामेंट में 2-3 बार बाकी बचे कानूनों को हटाकर नए कानून लाने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि जितने भी कानून मूल निवासी बहुजनों के विरोध में हैं उनको नहीं हटाया गया। फॉर एग्जांपल SC को यहाँ 8% रिजर्वेशन मिलती है, जबकि किसी भी UT में 15% मिलती है, वो लागू नहीं की गई। OBC के रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे 2004 में एक एक्ट बना था, 2005 में रूल्स बने थे, तो उन्हें नहीं हटाया गया। उसमें 2% मिलता है OBC को। अदर सोशल कास्ट के नाम पे यहाँ 2% मिलता है और बाकी 27% में से बाकी जो है वो RBA के नाम पे, ALC के नाम पे, और अब तो उसमें पहाड़ी स्पीकिंग भी ऐड कर दिया गया है और भी काफ़ी सारी चीज़ें लैंग्वेजेस के बेस पे भी ऐड कर दिया गया है, जो कि सारे के सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो वो नहीं हटाया गया। और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। हालांकि इसमें पिछले 20 साल से कुछ हुआ नहीं। रफली 2002 में राम जेठमलानी जी मरहूम, जो हमारे सीनियर लॉयर थे, उनके थ्रू रिट फाइल हुई थी। मैं भी गया था और भी हमारे जम्मू से कुछ लॉयर गए थे। फिर उसको जब 2004 में एक्ट बना, 5 में रूल्स बने, तो उस रिट को विड्रा करके 6 में हमने फिर से नई रिट फाइल की। अभी वो पेंडिंग है, तो लिहाजा उस पर ज़्यादा बात नहीं होगी। मगर यह है कि वो भी नहीं हटाया गया। अगर सेंटर चाहता तो, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनाया गया है J&K को, तो 27% दे सकता था और सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के दे सकता है जी हमने इनका जो राइट है दे दिया, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो जहाँ मूल निवासियों का हित सत्ता हो, जहाँ उनका फ़ायदा होता हो, वहाँ पे कानून नहीं हटाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K हट गया, मगर वो कानून नहीं हटे जो OBC SC ST के विरोध में बने हैं। और इसमें मैं आपको बता दूँ, जम्मू कश्मीर में 60% से ज़्यादा OBC है। इसमें नॉन मुस्लिम OBC तो है, मैं हिंदू शब्द नहीं इस्तेमाल करूँगा, और मुस्लिम भी काफ़ी सारे हैं इसमें। तो जो SC मुस्लिम बने वो भी OBC की लिस्ट में है यहाँ पे, तो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है, उसका कुछ नहीं हुआ। तो आज जिस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ वो मुद्दा है SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। ये भी 5 अगस्त 2019 को जम्मू व कश्मीर में लागू कर दिया गया था। मगर साथियों, पिछले करीब 2 साल के समय में, इस अगस्त 5 को 2 साल हो जाएंगे, बहुत ही सारी वारदात जो हैं SC ST के साथ सो कॉल्ड अपर कास्ट लोगों ने की। उधमपुर में एक SC लड़का, उसका कत्ल कर दिया गया, कुछ ज़मीन का विवाद था। अभी रिसेंटली पानी को लेके, पानी पीने को लेके वहाँ पर
एससी की जो महाशा बिरादरी है उसके साथ अपर कास्ट लोगों का बहुत बड़ा एक झगड़ा हुआ। इतनी मारपीट हुई कि हॉस्पिटलाइज हुए लोग, सर फटे, कुछ और भी इंजरीज हुई सीरियस। काफ़ी बड़ा एक अटैक हुआ उन पर। कई दिनों तक FIR नहीं लगी। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट का कोई नामो निशान वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर जम्मू में आगे पीछे काफ़ी सारी वारदातें हुई हैं। कठुआ में हुई है अभी पीछे एक वारदात, अभी यहाँ मड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वारदात हुई है, और भी काफ़ी सारी जगहों पे वारदात हुई है। इसके अलावा RS-पुरा के एक MLA और कुछ लड़कों के खिलाफ मनुस्मृति जलाने को लेकर एक FIR हुई पीछे हाल ही में। इसके अलावा एक हमारे और मिशनरी कार्यकर्ता थे, उनका कोई भाषण था, उसको लेकर एक FIR हुई। तो साथियों, ये जो UT बनाया गया है जम्मू कश्मीर को, और जो सारे कानून जम्मू कश्मीर के निरस्त कर दिए गए हैं, तकरीबन सारे कानून, और जो नए कानून लाए गए हैं, उनका इम्पैक्ट देखिए क्या है। उनका इम्पैक्ट ये है कि SC/ST पे एट्रोसिटीज़ अब खुल के हो रही है। क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम रूलर थे पहले, हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पे, मूल निवासी बहुजन तो खैर कम थे उनमें। रूलिंग क्लास जो है फ़ारूक अब्दुल्ला की फैमिली हो या मुफ्ती मोहम्मद सैयद की फैमिली हो या और भी जो हैं, वो सारे स्वर्ण मुस्लिम हैं, स्वर्ण हिंदुओं से कन्वर्टेड मुस्लिम है, सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदुओं से कन्वर्टेड मुस्लिम है। तो कुछ उनके साथ हमारे भी लोग हैं। तो इन सब के रूल में कम से कम इस्लाम इंसाफ पसंद तो था। लैंड टू टिलर कानून में हमें ज़मीनें भी मिली शेख अब्दुल्ला के टाइम पे 1976 में। 1973 में एक्ट बना, 76 में लागू हुआ, 71 खरीफ की गिरदावरी के बेस पे वो लागू हुआ। SC/ST OBC के लिए स्कूलों के दरवाजे खुले, पढ़ने के रास्ते खुले, तरक्की के रास्ते खुले, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई। हालांकि OBC को दरकिनार किया गया, मुस्लिम रूलर्स ने भी दबा के रखा। सिर्फ नॉन मुस्लिम OBC को ही नहीं, मुस्लिम OBC को भी दबा के रखा। लेकिन उसके बावजूद फिर भी काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई। तो अभी 5 अगस्त 2019 के बाद जब से ये SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 लागू हुआ है, SC/ST पे एट्रोसिटीज़ कई गुना बढ़ गई हैं, कई गुना बढ़ गई हैं। और उल्टा ही नहीं पे FIRs लग रही हैं। मनुस्मृति जलाने पे कहीं भारत में कभी FIR लगी? आर्टिकल 13 में ये कानून निरस्त हो गया था, और बाबा साहब ने इसे 25 दिसंबर 1927 को भी जलाया था। प्यारी रामास्वामी ने 1 साल पहले जलाया था 1926 में। प्यारी रामास्वामी नायकर ने तो बाकी हिंदुओं के धर्म ग्रंथ भी जलाए थे, और हिंदू देवी देवताओं को जो उन्होंने हाल किया था सारा अवेलेबल है, पूरा लिटरेचर आप पढ़ लीजिए। इसके बाद 1973 तक प्यारी रामास्वामी नायकर जिंदा रहे, और तब तक जो हाल करते रहे वो सारा इतिहास आज आपको इंटरनेट पे भी या उनकी किताबों से मिल सकता है, पढ़ सकते हैं। तो मनुस्मृति को लेकर तो कभी कोई FIR लगी नहीं। JNU में ABVP के छात्रों ने, ABVP जो RSS का विंग है, स्टूडेंट विंग, BJP का विंग है, उसने भी मनुस्मृति हाल ही में जलाई, कोई FIR नहीं लगी। 3000 महिलाओं ने महाराष्ट्र में पीछे मनुस्मृति जलाई। जयपुर में 500 से ज़्यादा रिटायर्ड जजेस और टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने दूरदर्शन के सामने मनुस्मृति जलाई। पूरे देश भर में जलाई जाती रही, अभी भी जलाई जा रही है, आगे भी जलाई जाती रहेगी। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जहाँ लगने के बाद आप देखिए, एक एक्स MLA और कुछ बच्चों पे, कुछ यूथ स्टूडेंट्स पे मनुस्मृति जलाने के उपलक्ष्य में एक FIR लगी, और उनको अभी तक हरास किया जा रहा है, अभी तक। और एक हमारे साथी कहीं कुछ भाषण में 2-4 शब्द बोल गए, उन पर भी FIR लगी। अब ये कहेंगे जी उन्होंने गलत किया तो क्यों नहीं लगनी चाहिए थी? बिल्कुल लगनी चाहिए थी जी, गलत किया तो लग जानी चाहिए थी। आपके मिनिस्टर सड़कों पे खड़े होकर, मंचों पे खड़े होकर, दिल्ली के बीच में खड़े होकर कहते हैं गोली मारो। कपिल मिश्रा तो यहाँ तक कहता है AMU के गद्दारों को गोली मारो सालों को, JNU के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ओपनली सबके सामने पूरे मीडिया में आया, सोशल मीडिया में हर जगह देख लीजिए, अभी भी अवेलेबल है। क्यों नहीं लगी FIR? पीछे दिल्ली में दंगे हुए, 53 के करीब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मारे गए, और सारी FIRs भी उनके खिलाफ। सेम पोजीशन आज JNK की हो चुकी है। यहाँ मड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी पीछे राजपूत कम्युनिटी के कुछ लोग RS-पुरा से चल के हथियारों से लैस होकर आते हैं,
और ज़मीन के किसी विवाद पे एक ऐसी फैमिली के ऊपर अटैक करते हैं। उसकी वीडियो बनी, वायरल हुई। एक लड़के ने लाठियों से एक लेडी को पीटा और हाथों में उनके टोके थे, हथियार थे, शार्प एज्ड वेपन थे, जिससे वो मारने के लिए आए थे। जब काफ़ी सारे लोग, बच्चे और लोग वीडियो बनाने लगे तो उनको एहसास हुआ कि ये तो एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, और अल्टीमेटली फिर वो वहाँ से भागे। इस वीडियो को रिकॉर्ड करके एक हमारे मिशनरी साथी हैं, उन्होंने वीडियो अपलोड कर दिया अपनी फेसबुक पे और लिखा कि हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं। वो भी ऐसी था और ऐसी भी अटैक हुआ था। उस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे जे.एंड.के में तहलका मचा, बाहर भी तहलका मचा, जे.एंड.के से बाहर भी शोर मचा। और अल्टीमेटली आप देखिए, बहुत मुश्किल के बाद एफआईआर लगाने की सारी कोशिशें फेल होती दिख रही थी। तो फिर वहाँ पे उस लड़के ने काफ़ी कोशिश की और काफ़ी सारे एससी के लोग जो जागृत हुए, एकजुट हुए। पुलिस उनको समझाने के लिए गई कि मामले को रफा दफा कर दो। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 पढ़ लीजिए। मसला चाहे ज़मीन का हो, बेटी का हो, बच्ची का, कोई भी मसला हो, अगर एक पार्टी SC है, एक नॉन SC है, तो एफआईआर लगेगी। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में लगेगी, प्रावधान है इसमें, पढ़ लीजिए। ये पढ़ा है मेरे पास एक्ट, ये देखिए, इसमें प्रावधान है, लगेगी। मैंने पढ़ा इस एक्ट को। और SHO साहब और बाकी लोग क्या कहते हैं, नहीं लगेगी। जब उन्होंने माहौल ख़राब होता देखा और वीडियो बहुत दूर तक वायरल हो गई, जब किरकिरी होने लगी, तो फिर एफआईआर लगाई और बड़ी साधारण सी धाराएं लगाई। हथियारों से अटैक था, वो धाराएं नहीं लगाई, ना 307 लगाई, ना 120 भी नहीं लगाई, बहुत कुछ उसमें नहीं लगाया। अब बाद में क्या मॉडिफिकेशन होगी मैं नहीं जानता, नहीं लगाई। अब आज 13 जुलाई 2021 की आज बात कर रहा हूँ, इस एपिसोड के कुछ दिनों के बाद, ये 2-3 हफ्ते पहले की बात है, शायद 4 हफ्ते हो गए इस बात को। आज उस लड़के के खिलाफ एफआईआर लगवाने के लिए आरएसएस और भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठन जो हैं, उसकी वो फेसबुक का वीडियो क्लिप लेके, फ़ोटो क्लिप लेके, तो पुलिस के पास घूम रहे हैं और पुलिस उस लड़के को परेशान करना शुरू कर दिया है कि आपके खिलाफ एफआईआर लगेगी। क्यों? ध्यान से सुनिएगा, क्यों लगेगी? क्योंकि जो एससी कम्युनिटी की उस परिवार पे राजपूत लोगों ने आरएसपुरा से आकर हमला किया था, उसकी वीडियो इस लड़के ने रिकॉर्ड की और भी काफ़ी सारे लोगों ने रिकॉर्ड की थी, और इसने उसको वायरल किया और लिखा कि हमारी ये हालत हो रही है जे.एंड.के में, और शासन और प्रशासन हमारे फेवर में जो कार्रवाई होनी चाहिए SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की तहत, वो नहीं कर रहा। इस क्लिप को लेके, उसका एक फ़ोटो लेके क्लिप का, फेसबुक का, वो कह रहे हैं इस पर एफआईआर लगाओ, और अब उसको फिर से परेशान करना शुरू कर दिया पुलिस ने और उन लोगों ने। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्स MLA और लड़कों पे जो एफआईआर लगी थी वो भी गलत थी, मैंने पहले भी ये बताया। उसकी क्वेश्चमेंट के लिए हाई कोर्ट हमें जाना चाहिए, अगर वो मुझे अप्रोच करेंगे तो मैं तैयार बैठा हूँ। हमारे एक साथी की वीडियो पे एफआईआर लगी, तो फिर उस वीडियो से खतरनाक बातें जिन लोगों ने पूरे भारत में कही हैं और जो हमारे खिलाफ करते हैं, जो हाथरस में हुआ, एक ही महीने में 3-4 केस हुए। वो लड़की मर गई, हाथरस में हमारी बच्ची मर गई, और एक बच्ची के बाप को मार दिया गया जो एफआईआर कटवाने जा रहा था। पूरे यूपी में अब देखिए, हमारी माओ बहनों की साड़ियाँ तक उतारी जा रही हैं। लानत है हमारे होने जीने पे, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं वो लोग। और एफआईआर किस पे लगा रहे हैं? उन पे जिन्होंने आवाज़ उठाई। SC/ST पे जब भी एट्रोसिटीज़ होती हैं, उनको अपनी आवाज़ उठाने का हक है, कानून उन्हें हक देता है, संविधान उन्हें हक देता है। वो लड़का इस बात को उठा सकता है, बेशक वो उस परिवार से हो या ना हो। वो लड़का भी SC है, वो परिवार भी SC है, और SC ही क्यों, OBC के लोग भी इसे उठा सकते हैं, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन भी उठा सकते हैं, मूल निवासी बहुजन जितने हैं इस देश में, सब लोग इस बात को उठा सकते हैं। इसमें तो कोई एफआईआर लग ही नहीं सकती। तो क्यों उस लड़के को परेशान किया जा रहा? उसको कह रहे हैं तेरी लॉ की डिग्री नहीं होने देंगे, उसको कह रहे हैं तुझे हम वकील नहीं बनने देंगे, तुझे हम जज नहीं बनने देंगे, तेरे खिलाफ ये कर देंगे, तेरे खिलाफ वो कर देंगे। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा इस वीडियो के माध्यम से पूरे भारत के उन तमाम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, अपनी हद में रहें, अपनी जद में रहें। अगर ये प्रताड़ना, ये एट्रोसिटी
जो आपने 5 अगस्त 2019 के बाद से शुरू की हुई है, इसी तरह कंटिन्यू रही तो हम पूरे समाज को एकजुट करेंगे और न्याय का हर दरवाज़ा खटखटाएंगे। और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो मैं आपको बता दूं, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 बना किस एपिसोड के बाद था? फूलन देवी के उस एपिसोड के बाद। 22 बलात्कारियों को उसने लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। अगर हमें भी न्याय नहीं मिला और हमारे बच्चों को इस तरह से परेशान किया गया, हमारे मूल निवासी बहुजनों को इस तरह से प्रताड़ित किया गया, क्यों कपिल मिश्रा पे FIR नहीं लगती? क्यों अनुराग ठाकुर पे FIR नहीं लगती? क्यों BJP और RSS और हिंदुत्ववादी संगठन के रेडिकल लोगों पे FIR नहीं लगती? क्यों उस लेडी पे FIR नहीं लगती जो नाथुराम गोडसे की जय करती है और ओपनली रिवॉल्वर चलाती है? क्यों उन साधुओं बाबाओं पे FIR नहीं लगती जो रिवॉल्वर लेके सारे बाजार घूमते हैं? क्यों हमें और हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, पहली कोशिश होगी हमारी संविधान के दायरे में रहकर पूरे भारत के सारे जितने भी हमारे पास विद इन द पैरामीटर ऑफ लॉ रास्ते हैं वो हम अपनाएंगे, इख्तियार करेंगे। मगर अगर उसके बाद भी हमें न्याय नहीं मिला और हमारे लोगों पे ये प्रताड़ना अगर जारी रही तो फिर घर घर से फूलन देवी उठेगी, तैयारी कर लेना। हम भीमा कोरेगांव हर घर में कर देंगे तुम्हारे, याद रखना अगर तुमने ये एपिसोड नहीं रोके। और J&K के शासन और प्रशासन से मैं ये एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, मैंडेटरी करें सबके लिए SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पढ़ना। सब पुलिस वालों को पता होना चाहिए इसके प्रोविजंस का, और इसमें उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी प्रावधान हैं जो FIR नहीं लगाते हैं या इस तरह से लोगों को प्रताड़ित करते हैं। पढ़ लीजिए पूरा एक्ट, नहीं तो मेरे से आगे बहस कर लीजिए। और अगर आपने अपने लोगों को ये कानून नहीं पढ़ाया और संविधान के दायरे में रह के काम करना नहीं सिखाया तो मैं ये वार्निंग देता हूँ आपको, कानून की हद में अगर हमारा इंसाफ नहीं हुआ तो फिर सारी हदें तोड़ दी जाएंगी, फिर फूलन देवी भी निकलेगी और भीमा कोरेगांव की आर्मी भी निकलेगी, फिर सब कुछ होगा। लिहाजा इस वीडियो के माध्यम से मैं SC/ST OBC और हमसे कन्वर्टेड मुस्लिम से क्रिश्चियन से निवेदन करना चाहता हूँ, आइए हम सब एकजुट हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि सिविल वार शुरू हो चुकी है। अब ये हमें नहीं बख्शते तो हम इन्हें क्यों बख्शें? अब कोई वजह नहीं है इन्हें बख्शने की। आइए एक बार कानून के दायरे में रहकर सारे दरवाजे खटखटाते हैं, और अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो फिर हम अगली तैयारी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों, जय भीम।